आज हम कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह के रजनी नामक पाठ के आगे के भाग को पढ़ेंगे। अब रजनी के फ्लैट का दृश्य है। इसमें शाम का समय, घंटी बजती है। रजनी दरवाज़ा खोलती है। उसके पति प्रवेश करते हैं। वो जूते खोलते हैं और रजनी से पूछते हैं कि आज कहीं बाहर गई थी क्या। तो रजनी ने कहा आपको कैसे मालूम। तो वो बताते हैं कि मैं एक फ़ाइल घर पे छोड़ गया था और सोच रहा था मेरा चपरासी आकर के उसको ले जाए, लेकिन घर पे कोई था ही नहीं, तो फ़ोन कौन उठाता। फिर वो रजनी कहती है कि फ़ाइल आप भूले तो मेरा इसमें क्या दोष है कि उसके लिए मैं सारा दिन घर पे रहूँगी क्या। उसके बाद वो उसके पति पूछते हैं कि आखिर तुम गई कहाँ थी, कि वो स्कूल का नाम बताती है कि मैं उस स्कूल में गई थी। कि क्या करने की है ना, इस तरह से वहाँ के जो स्कूल वाले हैं वो परेशान कर रहे हैं और ट्यूशन के लिए जोर दे रहे हैं। तो मैं उनकी HM से मिलने गई थी और मैंने HM से इस तरह से उनकी बोलती है वो बंद कर दी। तो अब उसके पति कहते हैं फालतू की आफतें क्यों मोल लेती रहती हूँ। लेकिन है ना, रजनी कहती है कि है ना, रजनी को क्रोध आ जाता है। वह कहती है कि जब मेरा बेटे पे ये परेशानी होगी तभी मैं बोलूँ क्या। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो इन गलतियों को कौन सुधारेगा। लेकिन जो रवि है, वो उसके पति हैं, वो कहते हैं कि क्या तुमने सारी दुनिया का ठेका लिया है। रजनी इस बात से परेशान गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि इस तरह अगर हम सहते रहे अत्याचारों को तो फिर कोई भी इसमें सुधार है समाज में वो नहीं हो सकता। फिर उसके पति कहते हैं कि है ना, आपने तो मुझे सूली पे ही चढ़ा दिया, क्योंकि वो उसके पति से भी कहती है कि आप भी उतने ही अपराधी हो जितने कि इस अत्याचार को सहने वाले। अब एक नया दृश्य है। रजनी है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में जाती है उनसे मिलने के लिए और काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रही है। चपरासी है वो बाहर बैठा है, ऑफिसर अंदर बैठा है, कोई भी अंदर मिलने नहीं जाता है। चपरासी को एक व्यक्ति आकर के पर्ची देता है, उसके नीचे 5 का नोट देता है तो वो उसको अंदर भेज देता है। रजनी को इस बात पे क्रोध आ जाता है और वह, क्योंकि मिलने का समय समाप्त होने वाला है, तो वह रजनी है वो बिना किसी का इंतज़ार किए तंदनाते हुए ऑफिस में चली जाती है। और चपरासी वो उसको मना करता है, लेकिन वह कहती है कि ये आपका जो घंटी है वो कभी भी मिलने का समय ख़त्म होने पर भी नहीं बजेगी। वो अंदर चली जाती है तो जो वहाँ का जो अधिकारी होता है वह बैठा हुआ वहाँ पर सिगरेट पी रहा होता है और जब वो रजनी को अंदर आते हुए देखता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है और वो पूछता है कि आप यहाँ पर किस तरह से आ गए, आपने स्लिप नहीं भेजी। तो उनका स्लिप तो मैंने कब की भेज दी, लेकिन आपका चपरासी वो उसको तब से रख करके बैठा हुआ है। फिर वह बात करती है कि चलो इस बात को तो छोड़ो, मैं तो ये बात करने आई हूँ कि प्राइवेट स्कूल है उसको आप जो ग्रांट देते हो 90 कितनी ग्रांट देते हो कि 90%, कि आप जब 90% उनको ग्रांट देते हो तो उन पर आपका कोई ना कोई जो कानून है वो तो प्रभावी होता ही होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, हमने बहुत सारे नियम बना रखे हैं कि उन नियमों का पालन कैसे होता है। जब वो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो प्राइवेट ट्यूशन का जो सिलसिला उन्होंने चला रखा है और ये ट्यूशन तो क्या है, लूटने का एक धंधा है। तो जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि इसमें धंधे की क्या बात है, कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो वो ट्यूशन तो लगवाता ही है। कि कमज़ोर नहीं, जो होशियार बच्चा होता है उसको भी ज़बरदस्ती उसके ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है। अगर वो ट्यूशन नहीं पढ़ता है तो उसके 100 में से 72 नंबर हैं वो दिए जाते हैं। निदेशक उस बात से कहता है कि हेडमास्टर को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। रजनी कहती है, हेडमास्टर कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो करेगा कौन। तो निदेशक कहता है कि इस तरह के पेरेंट तो मेरे पास आज तक नहीं है और हो सकता है कि ये पहले और आखिरी हों आप। तो वो कहता है कि रजनी कहती है ठीक है, फिर मैं आपके सामने इस तरह के जो ये हैं, इस तरह की जो परेशानियां हैं, इनके जो लेटर्स हैं उनकी मैं लाइन ही लगा दूंगी। इसके बाद जो रजनी है वह वहाँ से उठ करके चली जाती है। अब एक दृश्य दिखाया था, इसमें रजनी है वो फ़ोन कर रही होती है, एक रजिस्टर में नाम पते उतार रही होती है, इसके सामने कुछ पत्र रखे होते हैं और एक महिलाएं वह भी इसके साथ में कार्य कर रही होती हैं। फिर वो घरों में जा करके उनके मम्मी पापा को समझा रहे होते हैं। अब एक नया दृश्य आता है, किसी अखबार का दफ्तर है। रजनी और कुछ महिलाएं हैं वो वहाँ पर बैठी हुई हैं। संपादक है, कहता है कि आपने तो इस बात को, ये ट्यूशन खोली है, इसको आपने एक आंदोलन का रूप दे दिया है। अच्छा है, यहाँ पर इस तरह अगर ये आंदोलन नहीं हो तो यहाँ चीज़ें भी नहीं बदलती हैं। रजनी है वो कहती हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। अगर अखबार किसी बात को उठा लेता है तो वो बात है वह पूरी होकर के ही रहती है। अगर आप ये कार्य करेंगे तो बहुत सारे जो माता पिता हैं उनको राहत मिलेगी और बहुत सारे बच्चों का भविष्य है वो इससे सुधर जाएगा। संपादक है वो कहता है मैं आपकी सारी परेशानियां मैं समझ गया हूँ। रजनी कहती है तो फिर हमारा साथ दीजिए और इस इशू को उठाइए। संपादक कहता है कि हम अखबार वाले आपके साथ हैं और मैंने आपकी बात है वो नोट कर ली है और अब मैं
इसके लिए एक फ्लैश है वो तैयार करवाता हूँ। रजनी है वह कहती है एक काम और कर दीजिएगा, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, तो इसकी सूचना आप सबको दे दीजिएगा कि उनको आना अनिवार्य है। तो अगर हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे तो कम लोग आ पाएंगे, और ऐसे आप अखबार में दोगे तो बहुत सारे लोग हैं वो आ जाएंगे। तो संपादक कहते हैं दी, यानी हम ये बात की सूचना दे देंगे। तो रजनी है वहाँ से अब चली जाती है। एक नया दृश्य आता है, मीटिंग का स्थान है, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सभी वहाँ पर सभी हॉल है वो तालियों से गूंज रहा है। रजनी माइक पर आती है और रजनी के पति हैं वो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। रजनी भाषण देती है कि ये जो समस्या है इस पर हमने इन 2 महीनों में बहुत सारी जो जांच पड़ताल है वो कर ली है। हमें ये बात समझ में आ गई है कि बच्चों को ट्यूशन के लिए बहुत सारे बच्चों को जोर दिया जाता है। इसके साथ साथ एक नई बात और सामने आई है कि जो टीचर्स हैं प्राइवेट स्कूलों के, वो कह रहे हैं कि उनके बहुत कम तनख्वाह दी जाती है, ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। तो इस तरह उनकी एक नई समस्या है वह भी सामने आई है। उन लोगों को भी मिल करके और इस एक आंदोलन छेड़ना चाहिए जिससे कि उन्हें जितने पैसे दिए जाएं उन पर ही हस्ताक्षर करवाए जाएं। तो उसका पति धीरे से फुसफुसाता है कि इसको तो एक नया मामला और मिल गया आंदोलन करने का। इसके बाद में रजनी है ना वो अपना जो भाषण है वो बंद करती है कि हमें ऐसे ही बातें बोर्ड के सामने रखनी चाहिए कि वे एक ऐसा नियम बनाए जिसमें कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। जब वो अपने स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं करेगा तो उनके नंबर काटने के लिए भी नंबर भी नहीं काटेगा, क्योंकि वो उनको ट्यूशन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से वो कहते हुए कि जिस तरह फिर क्या होगा कि बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती जो चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कह करके वो अपना भाषण है वो समाप्त करती है। पूरा हॉल है वो अप्रूव्ड की आवाज़ और तालियों की गड़गड़ाहटों से गूंज उठता है। अब एक नया दृश्य है, रजनी का फ्लैट है, सवेरे का समय है, कमरे में पति अखबार पढ़ रहे हैं और पहले पृष्ठ पर ही रजनी की फ़ोटो छपी है। वह जल्दी पढ़ता है और एकदम चिल्लाता है, रजनी तुमने तो सुनो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी है वह भीतर से दौड़ी हुई आती है, उसके चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव है। तो रजनी कहती है कि जो हमारा प्रस्ताव मान लिया गया, बिल्कुल जैसा बन गया ये नियम, और खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है और कहती है कि अगर हम डटकर मुकाबला करें तो ऐसा कौन सा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ ना बिखेरी जा सकें। उसका पति उसे मुग्ध भाव से देखता है और कहता है, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी कहती है कि 2 महीने से तो मेरी धज्जियाँ बिखेरने लग रहे थे और अब मुझ पर गर्व कर रहे हो। इतनी देर में लीलाबेन, कांतिबाई और अमित है वो प्रवेश करते हैं। लीलाबेन कहती है कि उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई अधूरी रह गई थी उसे खाओ, और कांतिबाई है वो कहता है सबके हिस्से का तुम ही खाओ। अमित दौड़ करके और रजनी को अपने हाथ से रसमलाई खिलाने जाता है। रजनी रसमलाई उल्टे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं और हंसी के साथ ही ये दृश्य है वह समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ में बताया गया है कि अगर व्यक्ति है वो ये सोच ले कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है और वो पूरी योजना बना करके इस पर कार्य करें, तो वह योजना है वो सफल अवश्य होती है। धन्यवाद।